भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम वैदिक काल के विषय में पर्याप्त जान चुके हैं। वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं, देवों के प्रकार, इन सब का हमने गहन अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता का मूल्यांकन और उसके बाद वैदिक उत्तर काल का परिचय, परिभाषा, समय निर्धारण और वैदिकोत्तर काल के प्रमाण सामग्री या जानकारी के जो स्रोत हमें मिले हैं उनके बारे में। तो वैदिक सभ्यता का मूल्यांकन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद की जो ऋचाओं का समय है, ऋग्वेद की ऋचाओं के समय से ही हम जीवन और विचार की दोनों धाराओं को बराबर रूप से देखते हैं। जीवन और विचार की जो धाराओं का विकास है उसमें हमें समानता दिखाई कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देती है। आगे हम बात करें कि जो प्रारंभ की ऋचाएं थीं, प्रारंभ के जो ऋग्वेद के मंत्र थे, ऋग्वेद कालीन मंत्र, ऋचाएं, उनमें जो बाहरी दुनिया थी उस बाहरी दुनिया की भी बातें थीं। प्रकृति के सुंदर जीवन का आनंद, प्रकृति का सुरम्य सुंदर चित्रण, ये सारी बातें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद काल में आर्य सभ्यता जो थी वो विश्व की महान सभ्यताओं में से एक थी। विश्व की महान से भी महान सभ्यताओं में, महानतम सभ्यताओं में आर्य सभ्यता श्रेष्ठ थी। अपने जो सभ्य समाज के सार तत्व थे, उन सार तत्वों के परिवेश में भी उस आर्य सभ्यता का कोई तोड़ हमें दिखाई नहीं देता है अन्य संस्कृतियों में। आगे हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में वैदिक समाज उन्नति के एक शिखर पर पहुंच चुका था। तब हम कह सकते हैं कि उस समय ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति के उषा काल के स्थान पर उसके मध्याह्न काल के दर्शन होते हैं। जिस समय सूर्य उगता है, उगने से पहले जो उषा काल होता है और उससे लेकर मध्याह्न तक का जो सूर्य होता है, उस मध्याह्न के सूर्य की जो चमक होती है, चरमोत्कर्ष होता है, उस स्तर तक हमारी भारतीय संस्कृति उस वैदिक काल में पहुंच चुकी थी। जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं थीं, विधान थे, वो सारे विकसित हो चुके थे। जिसके आधार पर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई और आज तक हमारी जो राजनीति है दिन प्रतिदिन, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अतः कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता का जो स्तर था वो बहुत उच्चतर था, श्रेष्ठ था। आगे हम बात करते हैं वैदिकोत्तर काल, जिसका समय निर्धारण किया गया है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व।
1500, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। पहला वैदिकोत्तर काल है क्या? तो देखो, वेद शब्द में एक प्रत्यय लगने पर बनता है वैदिक। क्या बनता है? वैदिक। और वैदिक शब्द में उत्तर शब्द जोड़ने पर बनता है वैदिकोत्तर। वैदिकोत्तर। वेद शब्द वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वैदिकोत्तर यानी कि वैदिक प्लस उत्तर। वैदिक काल के बाद का जो समय है, उत्तर यानी बाद वाला समय, तो वैदिक काल के बाद का जो समय है वो वैदिकोत्तर काल है। वैदिक प्लस उत्तर बनेगा वैदिकोत्तर। तो वैदिक यानी कि वेद जो काल था, वैदिक काल था, उस वैदिक काल के बाद का समय है वैदिकोत्तर काल। तो परिभाषा सीधी सी है कि वैदिक संस्कृति के बाद भारतीय संस्कृति के विकास क्रम में जिस नवीन युग का प्रारंभ हुआ, जिस नवीन युग का सूत्रपात हुआ, उस युग को हम वैदिकोत्तर काल के नाम से जानते हैं। यानी वैदिक संस्कृति के पश्चात, वैदिक काल के पश्चात जिस भारतीय संस्कृति के विकास क्रम में नवीन युग का आरंभ हुआ, सूत्रपात हुआ, उसे हम वैदिकोत्तर काल कहते हैं। वैदिकोत्तर काल की जो सीमा रेखा है, यानी वैदिक और वैदिकोत्तर जो दोनों काल हैं, उनकी जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा में दोनों युगों के मध्य में कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं, क्योंकि जो संस्कृति है वो निश्चित रूप से निरंतर आबाद होती चली गई थी, उस समय में बढ़ती चली गई थी बिना किसी बाधा के। पुराना जो समाज था, पुराना जो था वो बिल्कुल समाप्त नहीं होता। इस समय में आकर के जो पुराना था वो समाप्त नहीं हुआ, यानी वैदिक काल जो चला आ रहा था उसकी समाप्ति नहीं हुई, और नया बिल्कुल भी नहीं होता है, नया बिल्कुल भी नहीं होता है। तो निश्चित रूप से यह एक संक्रमण काल था। इसको निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? संक्रमण काल। क्योंकि यहाँ जो पुराना था वो समाप्त नहीं हुआ, पुराना समाप्त नहीं हुआ, और बिल्कुल जो नया था वो नया भी नहीं होता। तो एक तरह से ये संक्रमण काल था उस समय, जिसमें दोनों धाराएं मिली जुली हमें दिखाई देती हैं। वैदिक और वैदिकोत्तर काल में दो धाराएं निश्चित रूप से आपस में मिली जुली सी दिखाई हमें देती हैं। तब हम कह सकते हैं कि इस युग की मूल रूप से दो विशेषताएं हैं। इस युग की, वैदिकोत्तर युग की दो विशेषताएं हैं। पहला कि उत्तर वैदिक काल की संस्कृति अधिक विस्तृत और समृद्ध थी। जो वैदिक समय था, वैदिक काल था, उस वैदिक संस्कृति से अधिक विस्तृत और समृद्ध जो संस्कृति थी वो उत्तर वैदिक काल की थी। वैदिक कालीन, दूसरा हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन संस्कृति की अपेक्षा अब सिद्धांत और व्यवहार में अधिक परिपक्वता आ गई थी। यानी कि जो हमारे व्यवहार थे, जो हमारे सिद्धांत थे, वो निश्चित रूप से परिपक्व हो गए थे। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही क्या आ गई थी? परिपक्वता आ गई थी। अब हम बात करते हैं इसका समय निर्धारण। तो समय निर्धारण, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय निश्चित रूप से स्वीकार किया जाता है, स्वीकारा गया है।
क्योंकि इस समय से वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसमें कुछ भिन्नता हमें दिखाई देने लगी। वैदिक काल की जो सभ्यता थी उससे कुछ भिन्नता परिलक्षित होने लगी, क्योंकि यह जो समय था ऋग्वेद के अंतिम चरण से लेकर महात्मा बुद्ध के आविर्भाव तक का समय है। कब तक का समय है? ऋग्वेद के अंतिम समय से लेकर, यहाँ पर ऋग्वेद का अंत देखा गया। ऋग्वेद का जो अंतिम समय था वो वैदिकोत्तर काल था। तो ऋग्वेद के अंतिम समय से लेकर, अंतिम चरण से लेकर महात्मा बुद्ध के आविर्भाव तक का जो समय है वो इसका समय माना जाता है। कह सकते हैं हम ऋग्वेद के अंतिम चरण से लेकर ऋग्वेद के अंतिम चरण से लेकर महात्मा बुद्ध के आविर्भाव तक का समय, महात्मा बुद्ध के आविर्भाव तक का जो समय है वो वैदिकोत्तर काल कहा जाएगा। यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ और ऋग्वेद का जो अंतिम चरण था, तो ऋग्वेद के अंतिम चरण से लेकर महात्मा बुद्ध के आविर्भाव तक का जो समय है वो वैदिकोत्तर काल है। आगे हम बात करते हैं प्रमाण सामग्री या जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो देखो, जब ऋग्वेद का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया, ऋग्वेद का जब अंतिम चरण चल रहा था तब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब का परिगणन वैदिकोत्तर काल में किया गया। वैदिक काल में ऋग्वेद कालीन समय था। ऋग्वेद के अंतिम चरण से लेकर उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों का परिगणन वैदिकोत्तर काल में किया जाता है। ये इसकी जानकारी का स्रोत है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि वैदिक कर्मकांड का जो सूक्ष्मतर विवेचन था वो वैदिकोत्तर काल में किया गया, वैदिकोत्तर काल में किया गया। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को ही वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। आरण्यक वो ग्रंथ थे जिनकी रचना नगर और शहरों के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान पर, अर्थात कह सकते हैं वनों में हुई थी, जंगलों में हुई थी। जिन ग्रंथों की रचना शहर और नगरों के कोलाहल से दूर निर्जन स्थानों पर हुई, वनों में हुई, जंगलों में हुई, वो आरण्यक ग्रंथ हैं। क्योंकि अरण्य का अर्थ ही वन होता है, जंगल होता है। आगे हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद में जो वेद के अंग थे, उन वेद के अंगों को भी, वेद के जो अंग हैं उन वेदों के अंग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6। इन 6 वेदांगों की जो गणना है वो भी इस समय में हुई, वैदिकोत्तर काल में हुई। इसमें
6 अंगों में शिक्षा, कल्प, ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को छोड़कर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और षड वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सब का जो परिगणन है वो वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो अन्य स्रोतों में आता है। इसके अलावा साहित्य और उपजीविका, व्याकरण ग्रंथ, उनके भाष्य, रामायण, महाभारत, ये वैदिकोत्तर काल की देन है। तब हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, षड वेदांग, रामायण, महाभारत, साहित्य, उपजीविका, ये सब वैदिकोत्तर काल के प्रमाण हैं, वैदिकोत्तर काल की जानकारी के स्रोत हैं। अगले अध्याय में हम जानकारी करेंगे वैदिकोत्तर काल की भौगोलिक सीमा का विस्तार, वहाँ का सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति आदि विषयों पर। धन्यवाद।